एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लेके आया हूँ। लास्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो हमारा पहला प्रश्न है, परास्रव तरंगे क्या हैं? मतलब अल्ट्रासोनिक वेव क्या हैं? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को परासोनिक तरंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परास्रव तरंगों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो परास्रव तरंगों का उपयोग संचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, परास्रव तरंगों का उपयोग किसमें होता है? तो चिकित्सा, निदान और उपचार में। अगला प्रश्न है, परास्रव तरंगों का प्रयोग किसमें होता है? तो परास्रव तरंगों का प्रयोग जो होता है जहाज के मलबे का पता लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, परास्रव तरंगों का प्रयोग किसमें होता है? तो परास्रव तरंगों का प्रयोग सफाई में किया जाता है। जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट होता है उसको क्लीन करने के लिए परास्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंफ्रासोनिक तरंगे क्या होती हैं? मतलब अवरक्त तरंगे क्या होती हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी अब इंग्लिश का नाम पूछ दिया जाता है। तो सही उत्तर होगा 20,000 से कम आवृत्ति वाले तरंगों को इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवरक्त तरंगे कौन उत्पन्न करता है? तो अवरक्त तरंगे जो होता है हाथी, वेल और भूकंप द्वारा उत्पन्न किया जाता है। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हैं, छोटी वस्तुएं बड़ी वस्तुएं जो होती हैं वो अवरक्त तरंगे उत्पन्न करती हैं, और छोटी वस्तुएं जो होती हैं मतलब छोटे जीव जैसे चमगादड़ वो परास्रव तरंग उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गुणवत्ता क्या है? तो ध्वनि का वह गुण जो हमें एक ही पिच और प्रबलता के दो ध्वनियों के बीच अंतर करने में मदद करता है, ध्वनि की गुणवत्ता कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की गुणवत्ता जो होती है तरंग के स्वरूप पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का रिफ्लेक्शन क्या है? तो ध्वनि तरंगों का किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का अपवर्तन क्या कहलाता है? ध्वनि तरंगों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का विवर्तन क्या है? तो ध्वनि तरंगों का किसी बाधा के किनारे के चारों ओर मुड़ना ध्वनि का डिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसे लाइट का डिफ्रैक्शन होता है वैसे ध्वनि का भी डिफ्रैक्शन होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का इंटरफेरेंस क्या है? दो या दो से अधिक तरंगों के मिलने से नई तरंगों का जो निर्माण होता है उसे ध्वनि का इंटरफेरेंस कहा जाता है या व्यक्तीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का अनुनाद मतलब रेजोनेंस क्या है? जब किसी वस्तु की प्रकृति आवृत्ति बाहरी बल्ब की आवृत्ति से मेल खाती है तो उसे वस्तु का कंपन आयाम बढ़ जाता है, इसी को रेजोनेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग पर माध्यम के तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पे ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग पर माध्यम के दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि का वेग पर माध्यम के दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग पर माध्यम की आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की वेग पर माध्यम की आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग पर माध्यम की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर होगा माध्यम बदलने से वेग बदलता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा हुआ, तो अगले एनटीपीसी में भी पूछने का चांस है।
इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता का स्तर किसमें नापा जाता है? तो ध्वनि की प्रबलता का स्तर डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति का स्तर किसमें मापा जाता है? तो हर्ज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच का न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो ये होता है 17.2 मीटर। कभी कभी ऑप्शन में 17 मीटर भी देता है तो उसको भी सही माना जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब कोई साउंड वेव जो है वो किसी सतह से टकरा के आने में कितना समय लेता है, उसके अनुसार हम लोग किसी भी वस्तु का दूरी को ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चिकित्सा, सफाई, कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने में। ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति का सूत्र क्या होता है? तो ध्वनि की गति का सूत्र होता है v इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारतत्व मतलब पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो पिच होता है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा पिच होगा, जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उसका उतना ज़्यादा पिच होगा, और जितना ज़्यादा पिच होगा उसका ध्वनि उतनी ही पतली होती है। जैसे लड़कियों का, बंदर का, बच्चों का पिच बहुत कम होता है क्योंकि उन लोग की आवृत्ति बहुत कम होती है, इसलिए उसका आवाज़ पतला होता है। और हम लोग मेल का, लड़कों का, इन लोग का आवृत्ति साउंड की आवृत्ति ज़्यादा होती है, जिस कारण से इसका पिच ज़्यादा होता है और हम लोग का आवाज़ भारी होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का आयाम क्या मापता है? तो ध्वनि का आयाम जो है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का संचार किस माध्यम से होता है? तो ध्वनि का संचार जो होता है ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में होता है, बस ये निर्वात में गमन नहीं करता। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है? तो ध्वनि का वेग वायु में 343 मीटर पर सेकंड होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा टेम्परेचर भी। ध्वनि का वेग पानी में कितना होता है? तो ध्वनि का वेग पानी में 1484 मीटर पर सेकंड होता है, मतलब 1484 मीटर पर सेकंड होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग स्टील में कितना होता है? तो ध्वनि का वेग स्टील में 59,060 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव क्या है? तो ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है इसी को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किसमें होता है? तो डॉपलर प्रभाव का प्रयोग रडार और सोनार दोनों में होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में होता है। अगला प्रश्न है, मानव के लिए सुरक्षित ध्वनि का स्तर क्या होता है? तो 60 से 65 डेसिबल जो होता है वो मानव के मानव के कानों के लिए सुरक्षित माना गया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की कौन सी घटना नहीं होती? तो ध्वनि तरंगों में पोलराइजेशन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन से क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन से रिफ्लेक्शन होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन से क्या होता है? तो ध्वनि की दिशा और गति में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों का बाधाओं की ओर मुड़ना ही ध्वनि का डिफ्रैक्शन कहलाता है। अगला प्रश्न है,
ध्वनि का इंटरफेरेंस से क्या होता है? दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगों के मिलने से नई तरंगों का निर्माण ही ध्वनि का इंटरफेरेंस कहलाता है। ध्वनि का रेजोनेंस से क्या होता है? तो किसी वस्तु की प्रकृति, आवृत्ति और बाहरी बल से आवृत्ति का मिलना रेजोनेंस कहलाता है। ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण क्या होता है, मतलब सुपरपोजिशन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक तरंगों का एक साथ मिलना ही ध्वनि का सुपरपोजिशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। कौन सी तरंगें ठोस, द्रव, गैस में यात्रा कर सकती है? तो ध्वनि तरंग जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में यात्रा कर सकती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो माध्यम बदलने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, मतलब बदलता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग पर माध्यम के घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नया हम कुछ अगला वीडियो हम जो भी डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका हम PDF लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।